हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। मेरा नाम है अजय कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, जो कंप्लीट उसका सिलेबस है उसमें हमने बताया था कौन कौन से टॉपिक्स जो है इसमें कवर करने हैं और कौन से टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बताया था कि जो आपका BHU एंट्रेंस है, CUSET है, उसमें जो है फाइनेंशियल मार्केट के जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है। टोटल जो है आपका फाइनेंशियल मार्केट है उसमें से 60 मार्क्स कवर किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें फाइनेंशियल मार्केट क्या है। उससे पहले मैं बताऊंगा कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, उसके अंतर्गत फिर मैं बताऊंगा आपको कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, या कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसको हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो है कह सकते हैं इंडिया में कितने जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सारी चीज़ें बताइए कि कौन सी ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को कौन रेगुलेट करता है, कौन सी एजेंसी है जो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या, फाइनेंशियल मार्केट के फीचर्स को देखेंगे, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन को देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन कितने तरह से किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे फंड्स का इधर उधर से ट्रांसफ़र होता है। तो जो फंड्स होते हैं ना, उन फंड्स को ट्रांसफ़र करने वाले बहुत सारी कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। इन सारी चीज़ों को जो हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। इसी सारी चीज़ों को हम लोग जो है इसमें डिटेल में चर्चाएँ करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम को अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। फाइनेंशियल सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें वाइडर चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट को हम लोग कवर करते हैं। जैसे इसमें हम लोग बात करेंगे कितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट की हम लोग बात करेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, आपका फाइनेंशियल मार्केट या कह सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो यही मैंने बताया कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, एक जटिल है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। वेल इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सब सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज, जैसे मार्केट्स की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, सर्विसेज की बात करेंगे, दैट फैसिलिटेट्स, यानी कि कह सकते हैं कि आप ध्यान रखिए कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। किन चीज़ों को फैसिलिटेट करता है, ट्रांसफर एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो जो फंड्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करना, एलोकेशन करने में क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको जो है ट्रांजैक्शन को और ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम या कह सकते हैं फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा यही काम करता है कि जितने भी फंड्स हैं उन फंड्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ट्रांसफ़र होने में या एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करने में जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। आइए हम लोग जानते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में किन किन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आइए अगली स्लाइड पर हम लोग देखते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, या कह सकते हैं कंपोनेंट। यहाँ पे देखिए, कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम मैंने बता दिया कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। ये जो भी फंड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, एलोकेशन हो रहा है, उसको फैसिलिटेट करने का काम फाइनेंशियल सिस्टम करता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर हमारे देश में कैसा है, या कह सकते हैं इंडिया में जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका जो है स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या कंपोनेंट है फाइनेंशियल सिस्टम का। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में यहाँ देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को जो है हम 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला जो है
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पहला जो है क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज, इन चारों का कह सकते हैं कि इन चारों का बड़ा ही महत्व होता है फंड को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करने में, ताकि जो हमारा फंड का ट्रांसफ़र हो वो क्या हो, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली हो। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम 4 पार्ट में डिवाइड है, कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आइए हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे क्या क्या चीज़ें आती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जो कि आप बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसका ओवरव्यू है। तो पहला है आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फिर है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। यानी कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में आप बैंक से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखेंगे, और नॉन बैंकिंग का मतलब होता है यहाँ पे, अब जानते हैं कि बैंक क्या है। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे क्या होता है कि बैंक क्या करता है, लोगों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और साथ ही साथ उस जो डिपॉजिट किए हुए पैसे को क्या करता है कि दूसरे को लैंडिंग करता है, उसको एडवांस देता है। तो ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है कि ये नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपसे एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन वो लैंडिंग नहीं करते, एडवांस में नहीं देते। तो इसका क्लासिफिकेशन इस तरह से आप समझ सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को हमारे देश के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर फंड चाहिए तो 2 तरह से जा सकता है। पहला है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी किसी भी बैंक में जाइए। अब उसके लिए क्लासिफिकेशन किया गया कि ये ऐसे ऐसे बैंक है जहाँ से आपको ये फंड्स आपको मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब इसमें जो है ध्यान देने की बात यह है कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है वो 2 पार्ट्स में है। इसको जो है क्लासिफाई किया गया है, ये है कॉमर्शियल बैंक और दूसरा है आपका कोऑपरेटिव बैंक। यानी कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को आपने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला आपका कॉमर्शियल बैंक और दूसरा आपका कोऑपरेटिव बैंक। जैसे आप जानते हैं, पहले से भी जानते हैं कि जो आपका कॉमर्शियल बैंक होते हैं उसमें आप जो होते हैं उसमें कुछ पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं, कुछ प्राइवेट के होते हैं, कुछ कह सकते हैं आरआरबीज हैं और कुछ जो है फॉरेन बैंक है। तो हमारा कॉमर्शियल बैंक में आपका, यानी कॉमर्शियल बैंक क्या है कि इनका जो मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्निंग करना। यानी कि ये क्या करते हैं, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, फिर इसको जो है लैंडिंग करते हैं और इसके प्रोसेस में उनको क्या करना होता है, उनको प्रॉफिट अर्निंग करना होता है। तो ये होता है आपका आपके कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक आपका पब्लिक सेक्टर में भी आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी आ जाएगा, कुछ आरआरबीज भी होते हैं और जो है फॉरेन बैंक। तो ये रहा आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग। अब नॉन बैंकिंग में आते हैं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पे। तो इसमें कुछ DFIs यानी कि डेवलपमेंट बैंक होते हैं, कुछ जो है स्टेट लेवल के होते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, LIC हो गया, GIC हो गया, UTI हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें नॉन बैंकिंग में आती है। जैसे कि मैंने बताया कि नॉन बैंकिंग में क्या है कि ये तो फंड्स को या कह सकते हैं कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन ये लोन नहीं देते। यानी ये समझने वाली बात है कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में आपका मैंने बता दिया LIC हो गया, GIC हो गया, UTI हो गया, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो क्या करते हैं, लोगों से डिपॉजिट तो लेते हैं लेकिन उसको लोन के तौर पे नहीं देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे जैसे बैंक का कैसे प्रॉफिट अर्न करता है, तो बैंक जो प्रॉफिट अर्न करता है वो आपका लोन के जरिए लोगों को लोन देता है, उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो वहाँ से प्रॉफिट होती है। अब कहेंगे कि जो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो कैसे करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है वो डिपॉजिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसको जो है किसी दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से उसको प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह से प्रॉफिट अर्न करते हैं। फिर नॉन बैंकिंग कुछ फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं, उसमें NBFCs हैं, फिर इसमें इक्विटी लीजिंग, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट लोन, ये सारी की सारी चीज़ें जो आता है नॉन बैंकिंग में आता है। अब दूसरी जो चीज़ हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो है फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है
दो पार्ट्स में क्लासीफाई है, एक है आपका मनी मार्केट, दूसरा आपका कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या है कि आपका इसमें जो है शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स आपको अवेलेबल होते हैं, यानी अगर किसी को शॉर्ट टर्म के कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना है या फंड की ज़रूरत है तो मनी मार्केट में जा सकता है। यानी शॉर्ट टर्म का मतलब होगा कि लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल से कम के लिए आपको फंड की ज़रूरत है तो आप कहाँ जा सकते हैं, मनी मार्केट में जा सकते हैं। मनी मार्केट में क्या है कि आपके वेरियस इंस्ट्रूमेंट है, उन इंस्ट्रूमेंट के जरिए क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें या उससे फंड रेज कर सकते हैं। तो जैसे आप मनी मार्केट की अगर बात करेंगे तो इसमें कितने आपके जो है इंस्ट्रूमेंट है, तो ये देखिए पहला इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी, दूसरा आपका ट्रेजरी बिल, तीसरा आपका कॉमर्शियल बिल, चौथा आपका कॉमर्शियल पेपर और पांचवा आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पूछा जाता है कि जो इस यहाँ पे मैंने बताया कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है इन इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसका कह सकते हैं मिनिमम अमाउंट इशू करने का कितना होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि इसमें से जो है कौन सा प्रोमिसरी नोट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा बियरर इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको मैं एकदम डिटेल में बताऊँगा। यहाँ से एक एक स्लाइड में मैं बताऊँगा कि इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा और उसको वो बियरर है, प्रोमिसरी नोट है, उसका क्या उद्देश्य है, अलग अलग स्लाइड्स के जरिए मैं इसमें आपको बताऊंगा ताकि आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आपको उससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली जो है उसको क्या कर देंगे, रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो ये मेरा आपको ये कह सकते हैं कि ये पूरा एश्योरेंस है कि मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट में जो भी टॉपिक होगा उसको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट अगर हम लोग बात करें तो इसका भी क्लासिफिकेशन है। ये है, इसका क्लासिफिकेशन 3 तरह से किया गया है। पहला है आपका प्राइमरी मार्केट, दूसरा आपका सेकेंडरी मार्केट, तीसरा आपका डेरिवेटिव्स मार्केट। अब देखिए प्राइमरी मार्केट क्या है। प्राइमरी मार्केट में पहली बार तो ये समझने की बात है कि प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे एकदम कह सकते हैं न्यू इशूड ऑफ शेयर, यानी यहाँ पे क्या होता है कि न्यूली इशूड शेयर होते हैं। कोई कंपनी अभी कह सकते हैं कि एकदम न्यूली इस्टेब्लिश हुई है, वो अपनी शेयर को क्या करते हैं पहली बार इशू करते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग शेयर है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो क्या करती है कि अपने शेयर को जो है क्या करती है कि उसको जो है फिर से एक नया शेयर इशू करना चाहती है, फ्रेश शेयर इशू करना चाहती है, तो प्राइमरी मार्केट के जरिए आ सकती है। तो प्राइमरी मार्केट में क्या है कि एकदम न्यू इशूड शेयर जो है आपको यहाँ पे मिलते हैं, पहली बार वो शेयर मार्केट में आते हैं, तो किसके जरिए आते हैं, प्राइमरी मार्केट के जरिए। सेकेंडरी मार्केट का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी इशूड शेयर हैं, उन शेयर को क्या किया जाता है मार्केट में जो है परचेज एंड सेल किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। होता क्या है कि जो प्राइमरी मार्केट में न्यूली इशूड शेयर हैं, इन शेयर को क्या किया जाता है कि मतलब शेयर मार्केट में लिस्ट कराया जाता है और वहाँ से क्या किया जाता है कि हर व्यक्ति या कह सकते हैं हर व्यक्ति क्या कर सकता है उस मार्केट में उस चीज़ को क्या कर सकता है, खरीद सकता है। तो ये होता है सेकेंडरी मार्केट, जिसको स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। फिर डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में क्या है कि एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे जो है जो इसके कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उसको जो है हम लोग सेल आउट करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है इसकी वैल्यू जो डिटरमाइन होती है वो अंडरलाइनिंग एसेट्स के आधार पे डिटरमाइन होती है। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें जो है कह सकते हैं कि आप इसमें जो है कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शंस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आपको डिटेल में मैं बताऊँगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट जो मार्केट में आता है वो कितने तरह का होता है। अगर हम लोग टर्म के आधार पे समझें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है टर्म के आधार पे यानी कि टाइम के आधार पे अगर बात करें तो ये 3 तरह का होता है। पहला होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है मीडियम टर्म, तीसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म। यानी कि आप अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो टाइम के आधार पे 3 तरह का होता है, शॉर्ट टाइम या शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया कि ये मोस्टली 1 साल का, मीडियम टर्म का मतलब कि लगभग 2 साल से 5 साल के, और लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया मोर देन 5 ईयर्स। तो ये आपका ये हो गया। अब टाइप्स के आधार पे हम लोग देखें कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में तो पहला होता है प्राइमरी सिक्योरिटीज़, दूसरा होता है सेकेंडरी सिक्योरिटीज़,
इसमें आपका इक्विटी आता है, प्रेफरेंस आता है, डेप्ट आता है, और इसके बाद आपका होता है इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आता है। अगला जो हम लोग बात करते हैं वो है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका होता है, इसका क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में है। पहला जो है आपका वो है फंड बेस और दूसरा है आपका फी बेस। तो ये ध्यान देने की बात है कि जो फंड बेस होगा उसमें आपका लीजिंग आता है, हायर परचेज आता है, कंज्यूमर क्रेडिट आता है, बिल डिस्काउंटिंग आता है, वेंचर कैपिटल आता है, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस और फैक्टरिंग। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती है, आपकी फाइनेंशियल यानी फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज में। कुछ जो है फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वो है आपका मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग और मर्जर्स। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आता है, आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका जो पूरा का पूरा जो इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो चार पार्ट्स में है: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। यह कह सकते हैं कि इसी से रिगार्डिंग पूरे पूरे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से। अगला जो हम लोग बात करेंगे वो है आपका रेगुलेटर्स। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है ये, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। रेगुलेटर्स का मतलब हो गया कि आपके देश के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। उन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज होती हैं। उन्हीं एजेंसीज को हम लोग रेगुलेटर्स बोलते हैं। तो कौन यानी किस चीज़ को, किस इंस्टीट्यूशन को कौन रेगुलेट करता है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए रेगुलेटर्स में सबसे पहले हम लोग आते हैं कौन कौन रेगुलेटर्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक रेगुलेटर है। आप जानते हैं कि ये जो है हमारे देश की सेंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, कंट्रीज सेंट्रल बैंक, या कह सकते हैं मोस्ट, या कह सकते हैं अपेक्स बैंक या अपेक्स इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यानी ये भारत में सबसे अपेक्स है। ये एक जो है रेगुलेटरी एजेंसीज है। किन किन चीज़ों को ये रेगुलेट करता है उसको हम लोग डिटेल में अभी देखते हैं। दूसरा है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको बोलते हैं IRDA। ये भी एक क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटर है। यानी ये क्या करता है, ये भी रेगुलेट करता है। किन चीज़ों को करता है अभी उसको हम लोग देखते हैं। फिर आपका है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं हम लोग सेबी। ये क्या है, सेबी। ये भी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशंस को, बहुत सारे जो है संस्थाओं को क्या करता है, रेगुलेट करता है। किन किन चीज़ों को करता है आप लोग हम देखते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये भी बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। फिर नाबार्ड आप जानते हैं कि ये एक तरह का एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, उसके बारे में भी ये भी एक रेगुलेटर है। किनको रेगुलेट करता है उसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग 1 बाय 1 करते हैं कि RBI किसको रेगुलेट करता है। तो ध्यान दीजिए, RBI जो रेगुलेट करता है, ध्यान दीजिए, ये पूरी लिस्ट जो है वो RBI को रेगुलेट करने वाली है। यानी ये पूरी लिस्ट अगर आप देखेंगे तो RBI जो है जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक में मैंने बताया कि कुछ पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं, यानी कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, RRBs होते हैं, कुछ फॉरेन बैंक होते हैं। और आपको मैंने बताया कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। कॉमर्शियल बैंक जो होता है, जो भी सर्विसेज देता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को और जो है लोगों को एडवांस देता है, वो उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग करना। तो ये कॉमर्शियल बैंक होते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक जितने भी होंगे उसको कंट्रोल करने का काम RBI करेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम लोग बात करें RBI जो रेगुलेट करता है वो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी कौन रेगुलेट करता है, RBI करता है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रेगुलेटेड बाई, या रेगुलेटिंग एजेंसी कह सकते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो आपको ध्यान रखना है कि ये RBI करता है। अगला जो है आपका
स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, इसको भी आरबीआई करता है, ध्यान रखिएगा। फिर कुछ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आईएफसीआई, आईडीबीआई, सिडबी, नाबार्ड, एग्जिम बैंक, एनएचबी एंड टीएफसीआई, एसटीएफआई होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आपका इतने जो है इंस्टीट्यूशंस है जिसको क्या करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले मैंने बताया जितने भी कॉमर्शियल बैंक होंगे, फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर इसमें मैंने बताया कि कुछ ऐसे भी हैं जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईएफसीआई, फिर इसके बाद जो है आईडीबीआई, सिडबी, नाबार्ड, एग्जिम बैंक, एनएचबी और एसटीएफआई, ये जो है आपके, ये भी आपको आरबीआई ही रेगुलेट करता है। अगला जो है कुछ ऐसे भी है, देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी डीलर्स, और भी है सारी चीज़ें इसमें। फिर अगला जो है आपका वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड मनी मार्केट। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ कि मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो मनी मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई है। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भी रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आरबीआई जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मनी मार्केट, या फिर कह सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन में जैसे प्राइमरी डीलर्स आ गया। फिर कुछ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईएफसीआई, आईडीबीआई, एसडीबीआई, नाबार्ड, एग्जिम बैंक, एनएचबी, ये सारी की सारी चीज़ें आरबीआई रेगुलेट करता है। अगला जो है आरबीआई की बात, फिर इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे आईआरडीए। आईआरडीए का मतलब मैंने बता दिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो है जितने भी इंश्योरेंस की कंपनीज़ हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, सभी को जो है क्या करता है, आपका आईआरडीए जो है रेगुलेट करता है। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है कि आईआरडीए कौन रेगुलेट, या आईआरडीए जो है किसको किसको रेगुलेट करता है, तो जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन सभी को जो है आईआरडीए रेगुलेट करता है। प्राइवेट होगा या पब्लिक हो, कोई भी हो, आपका आईआरडीए ही रेगुलेट करता है। तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण है सेबी। सेबी जो है बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, जैसे कैपिटल मार्केट, फिर कैपिटल मार्केट हो गया, फिर कैपिटल मार्केट के जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं इंक्लूडिंग जैसे यूटीआई, वेंचर कैपिटल, एफआईआई, कोऑपरेटिव बॉन्ड्स मार्केट, ये सारी की सारी चीज़ें कौन रेगुलेट करता है, सेबी करता है। ध्यान रखिए, एक बार फिर से मैं बताता हूँ, कैपिटल मार्केट को आपका सेबी करता है। कैपिटल मार्केट में कुछ इंटरमीडिएटरीज हैं, जैसे ब्रोकर्स होंगे, सब ब्रोकर्स होंगे, उनको भी कौन डील करता है, सेबी करता है। म्यूचुअल फंड्स को भी कौन करता है, आपका सेबी। फिर यूटीआई, वेंचर कैपिटलिस्ट, एफआईआई, और जो है आपका कोऑपरेटिव बॉन्ड्स मार्केट, ये सारी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट को भी रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। तो ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और सिडबी, ये जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जितने भी होंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जितने भी उनको रेगुलेट करता है। फिर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन करता है यहाँ पे। अब अगला जो आता है आपका नाबार्ड। नाबार्ड किसको करता है, तो नाबार्ड जो करता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स या रीजनल यानी आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज और रीजनल कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सारी चीज़ों को कौन रेगुलेट करता है, आपका यहाँ पे आपका नाबार्ड। तो ध्यान रखिए, रेगुलेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अभी रिसेंटली में पूछा था म्यूचुअल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड्स जो होता है उसको कौन रेगुलेट करता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका सेबी। तो ये जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनको आपको ध्यान में रखता है। फिर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट देखिए ध्यान से, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट को समझना है तो सबसे पहले ये समझना है कि आपका जो पूरा इकोनॉमी है वो 4 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। एक होता है आपका हाउस होल्ड, एक होता है आपका प्रोड्यूसर्स, एक गवर्नमेंट और
चौथा जो होता है वो होता है एक्सटर्नल सेक्टर्स। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि हम लोग दो ही तरह की कह सकते हैं सेक्टर्स को लेंगे, एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है आपका प्रोड्यूसर्स। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान रखिए, जो हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड बहुत सारी अर्निंग्स करता है और उसको उसके पास क्या बनता था, उसके पास बहुत सारी जो है सेविंग्स अवेलेबल होती है। यानी हाउस होल्ड जो होता है क्या है, वो सेविंग्स करता है, सेव करके बहुत सारे पैसे को रखता है। अगर वो सेव करके रखता है तो उसके पास उसकी यानी कहते हैं कि जो है टाइम कह सकते हैं जो मनी हैज़ वैल्यू, मनी क्या है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। यानी जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फ्लेशन की वजह से डेप्रिसिएट होती है। जो पैसा आज है आपके हाथ में है, वो अगर 10 दिन बाद मिले या कह सकते हैं कुछ दिन बाद मिलता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको, तो आपका ये ध्यान रखना चाहिए, तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या है कि अच्छा या कह सकते हैं बहुत हाई फाई रिटर्न मिलने की ज़रूरत होती है, या हम चाहते हैं कि हमको हाई फाई रिटर्न मिले। अगर आप जो है, अगर हाउस होल्ड है, अगर आप जो है बैंक में जमा करेंगे तो मोस्टली जो है 4%, मैक्सिमम 6% से 8% आपको मिल सकता है। लेकिन आपका क्या है, हाउस होल्ड चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, हाई रिटर्न मिले। तो वो क्या करता है, वो ये सारी चीज़ें सोचता रहता है, ये सारी चीज़ें वो सोचता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हाई रिटर्न मिले। तो अब ऐसे व्यक्ति को खोजना ज़रूरी होता है जिसके पास जो है कह सकते हैं कि जो हमारा पैसा ले ले और वो जो है क्या करते हैं हमको हाई रिटर्न दे। तो यहाँ पे इसके पास प्रॉब्लम है कि इसको सर्च करना पड़ेगा, किसको वो सर्च करे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिसके पास जो है अच्छा सा जो है कह सकते हैं कि जो है रिटर्न यानी वो दे सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनके पास प्रॉब्लम है कि इनके पास तो पैसा है लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करें, ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं है, यानी एक प्लेटफॉर्म नहीं है। दूसरा है बोरोवर्स। बोरोवर्स का मतलब अगर हम लोग बात करें तो ये बोरोवर्स जो होता है वो अगर बात करें तो बोरोवर्स क्या है, प्रोड्यूसर्स, या प्रोड्यूसर्स को क्या होता है कि इनको जो है बहुत सारे प्रोडक्शन करने होते हैं, बहुत सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि इनको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन कहाँ से मिलेगा, लोन लेने जाएंगे तो उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, बहुत सारा कह सकते हैं कि जो रिटर्न इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस केस में क्या है कि इनके पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो रोल आता है वो आता है आपका फाइनेंशियल मार्केट का। किसका आता है, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, जो बारवर्स हैं या कह सकते हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं यानी हाउस होल्ड, इन दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है। कॉमन प्लेटफॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे ये फाइनेंशियल मार्केट ये जो होते हैं या कह सकते हैं कि जो सेवर्स हैं, हाउस होल्डर, उनको एक प्लेटफॉर्म देगा। इस प्लेटफॉर्म पे ये लोग अपने यानी यहाँ पे क्या होता है, दोनों लोग एक साथ मिलते हैं और मिलते हैं तो इनको अगर जो है इनको पैसे की इन्वेस्टमेंट करना है, इनको क्या करना है, इनको बारो करना है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने का, इन दोनों को जो है साथ लाने का काम जो है फाइनेंशियल मार्केट करता है। तो यही है इनका काम, क्या है, इन दोनों को एक साथ जो है जोड़ने का काम करता है। कौन, फाइनेंशियल मार्केट। तो ये ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो क्या करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, या कह सकते हैं जो बोरोवर्स होता है और जो कह सकते हैं कि सेवर्स होता है उनको जोड़ने का काम फाइनेंशियल मार्केट करता है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग और इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, देखिए, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्सचेंज या ट्रेडेड। ध्यान रखिए, मैंने बताया कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे जो जितने भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया, चाहे हम लोग मनी मार्केट की बात करें, चाहे अगर आप कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया कि जो सिक्योरिटीज़ होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती है, जैसे इक्विटी हो गया या जितने भी सारी सिक्योरिटीज़ होती है, उन बॉन्ड्स हो गया, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है, ट्रेड होता है। यानी यहाँ पे क्या है कि जो है जो बोरोवर्स होता है वो क्या करता है, सिक्योरिटीज़ देता है, और जो है कह सकते हैं कि जो सेवर्स होते हैं उनके पास सिक्योरिटीज आता है, पैसा देता है। तो इसका जो फाइनेंशियल मार्केट है वो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट जो है एक्सचेंज और ट्रेड में क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मैकेनिज्म। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एक मैकेनिज्म है दैट अलाउ पीपुल टू बाय
सेल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी एट डिफरेंट मार्केट प्राइसेस। यानी ये क्या है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या करता है कि जितने भी सारी चीज़ें हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है उन सारी चीज़ों का क्या करता है, डिफरेंट प्राइसेस पे एक्सचेंज करने का काम जो है फाइनेंशियल मार्केट का होता है। ध्यान रखिए। अगला अगर हम लोग बात करें ब्रॉडर टर्म में, अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो ब्रॉडर टर्म में अगर देखिए तो फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स पार्टिसिपेट इन द ट्रेड। यानी एक मार्केट है जहाँ पे बायर्स और सेलर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ट्रेड करने में। यानी ट्रेड का मतलब हो गया परचेज एंड सेल करने में किसका, एसेट्स। कैसे, जैसे कौन कौन से एसेट्स, इक्विटी, बॉन्ड्स, करेंसीज एंड डेरिवेटिव्स। इन सारी चीज़ों को जो है क्या करने, एक्सचेंज करने में या इन सारी चीज़ों का ट्रेड करने में, परचेज एंड सेलिंग करने में फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, इनको एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देता है, एक प्लेस है जहाँ पे क्या होता है कि जो फाइनेंशियल एसेट्स होती है, इक्विटीज़ है या बॉन्ड्स है, करेंसीज है, उसको क्या होता है यहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है उनको एक्सचेंज करने का काम करता है। और भी अच्छे तरीके से देखिए, फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स का मतलब हाउस होल्ड, बारवर्स यानी प्रोड्यूसर्स। यानी कि ये फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एक मार्केट है लिंक, यानी एक मार्केट है जो लिंक का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। किसके किसके हो, सेवर्स यानी हाउस होल्ड, बारवर्स का मतलब प्रोड्यूसर्स। दिस मार्केट ट्रांसफर द मनी कैपिटल from those who have surplus money and to those who have need for the investment। यानी इसका मतलब हो गया कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, ट्रांसफर करती है मनी का, कैपिटल का, एक पर्सन जिसके पास सरप्लस मनी है और एक पर्सन जिसके पास फंड्स की रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आती है। फिर इसके बाद जो है अगला, जनरली जो है सामान्यतः इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड सरप्लस यूनिट्स, बिजनेस इंटरप्राइज आर कॉल्ड डेफिसिट यूनिट। ये ध्यान रखिएगा कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास सरप्लस ऑफ फंड होता है, सेविंग्स होता है, और जो प्रोड्यूसर्स होता है या कह सकते हैं जो बिजनेसेस हाउसेज होते हैं वो डेफिसिट यूनिट होते हैं, यानी इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान रखिए यहाँ पे हाउस होल्ड, ये सेवर्स है, इनके पास फंड अवेलेबल होता है। ये प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स इनके पास फंड की नीड होती है। इन दोनों को जो है लिंक करने का, इन दोनों को कॉमन प्लेटफॉर्म देने का काम जो है फाइनेंशियल मार्केट का है। तो ये ध्यान रखिए, ये है आपका फाइनेंशियल मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट। अगली जो बातें हैं उसको हम लोग समझते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, देखिए फाइनेंशियल मार्केट का जो क्लासिफिकेशन है वो टाइम के बेसिस पे जो है अगर हम लोग देखें तो ये दो पार्ट्स में है। पहला है मनी मार्केट, दूसरा है आपका कैपिटल मार्केट। जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स जो है अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और वहाँ से आपको फंड अरेंज भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म फंड्स अगर ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया 1 साल, ये 1 ईयर से जो है कम का जो अगर फंड्स की ज़रूरत है आप मनी मार्केट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कॉल मनी, इसको और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। कॉल मनी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, कमर्शियल बिल हो गया और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और एक नया इंस्ट्रूमेंट है जो 2010 में आया था, कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल ये भी क्या है, एक नया इंस्ट्रूमेंट है जो कि मनी मार्केट के अंदर आता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको कह सकते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए अगर फंड्स की ज़रूरत है, रेज करना है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर यानी कैपिटल मार्केट के अंदर जा सकते हैं। अब कैपिटल मार्केट क्या है, 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है। पहला है आपका प्राइमरी मार्केट, दूसरा है आपका सेकेंडरी मार्केट। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, प्राइमरी मार्केट जो होता है इसमें क्या होता है, न्यू इश्यूज शेयर होते हैं, यानी कि पहली बार कोई मार्केट में नया शेयर आ रहा है तो कहाँ पे जाता है, वो आपका प्राइमरी मार्केट होता है। यानी आईपीओ जो होते हैं, जितने भी होते हैं वो कहाँ आते हैं, आपके आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कहाँ आते हैं, आपके प्राइमरी मार्केट में। फिर आपका सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी इशूड शेयर है, पहले से कोई शेयर इशूड हो गया, उसको क्या किया जाता है, एक्सचेंज या कह सकते हैं ट्रेड किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ध्यान रखिए कि ऑलरेडी या एग्जिस्टिंग शेयर को परचेज एंड सेल करना है तो कहाँ जाएंगे आप,
सेकेंडरी मार्केट में। अब जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है स्टॉक मार्केट, जिसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, ये इसमें आता है। फिर ओवर द काउंटर मार्केट होती है। ओवर द काउंटर मार्केट एक अनऑर्गेनाइज मार्केट है, जो कि इसमें जो है यहाँ पे भी सेल होते हैं सिक्योरिटीज़ को। तो ये हमारा रहा फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर। और थोड़ा ब्रॉडर वे में देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, मनी मार्केट मैंने पहले ही बताया शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म, डेरिवेटिव्स मार्केट, इसमें बहुत सारी जो है कह सकते हैं कि सिक्योरिटीज़ होती है जिसकी वैल्यू जो है डिराइव होती है अंडरलाइंग एसेट्स पे। फिर आपका कमोडिटीज़ मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, जहाँ पे एक करेंसी दूसरे करेंसी के साथ जो है एक्सचेंज होती है। स्पॉट मार्केट को हम लोग कैश मार्केट भी बोलते हैं। आइए थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं थोड़ा थोड़ा। पहला हम लोग हम लोग फंक्शन सभी फाइनेंशियल मार्केट की देखते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट का अगर फंक्शन की बात करें तो देखिए फाइनेंशियल मार्केट का जो फंक्शन होता है वो पहला जो काम होता है मोबिलाइजिंग द सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल मार्केट या कह सकते हैं कि जो भी सेवर्स हैं, सेवर्स का मतलब हो गया कि जो हाउस होल्ड है, उन हाउस होल्ड की सेविंग को क्या करना होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, उसको जो है मोबिलाइज करती है, उसको चैनलाइज करती है, ताकि उस सेविंग का मोस्ट प्रोडक्टिव यूज हो सके। यानी उसका सबसे ज़्यादा या कह सकते हैं कि उसका जितना उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसका पूरा यूज हो सके। तो ये होता है आपका, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट का जो पहला काम होता है कि जितने भी सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करके, उसको चैनलाइज करके क्या करना, उसका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज करना, उसको जो है मोस्टली जो है जितना हो सके उसका यूज करना, ये कहलाता है आपका पहला फंक्शन होता है फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा होता है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी का मतलब होता है कि इसके जो कह सकते हैं प्राइस डिटरमाइन होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के जरिए निर्धारित होते हैं। डिमांड एंड सप्लाई दो चीज़ें हैं, यानी कि ये इसके जरिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी सिक्योरिटीज है उसकी जो प्राइस डिटरमाइन होती है वो फाइनेंशियल मार्केट में जो है डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर निर्धारित होती है, डिटरमाइन होती है। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अगर आपने सपोज दैट कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लिया है और अगर सडन नीड है अगर पैसे की सडन नीड है तो उस केस में क्या करते हैं, आपको जो है उसको जो है कैश के फॉर्म में आपको फाइनेंशियल मार्केट बदल के देता है। यानी आप क्या कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में वहाँ पे अपने जो है शेयर को, अपने सिक्योरिटीज़ को बेच के आप पैसा जो है पा सकते हैं। तो ये है यानी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है कौन, फाइनेंशियल मार्केट। अगला जो है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। सपोज दैट मैंने पहले ही बताया कि क्या होता है कि अगर सपोज दैट जो हाउस होल्ड है वो कहीं पे जो है क्या करता है कि वो सोच रहा है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अगर उसके पास अगर फाइनेंशियल मार्केट का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो किसी ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए उसको जो है बहुत सारा कॉस्ट ऑफ कह सकते हैं कॉस्ट उसको बियर करना पड़ता। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बायर भी है, यानी कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है जो लोग कह सकते हैं कि फंड की जिसको नीड है वो भी अवेलेबल है और जो फंड जिसके पास है वो भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे इजीली जो है विदाउट कह सकते हैं कि विदाउट कॉस्ट को बियर किए हुए आपको जो है सभी लोग मिल जाते हैं। तो ये कह सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट यानी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये है आपका फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन। एक थोड़ा सा और भी देख लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस को। देखिए इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बारोवर्स। ध्यान रखिए मैंने पहले भी बताया कि फाइनेंशियल मार्केट इंटरेक्ट करवाता है या लिंक करवाता है किसके बीच, इन्वेस्टर्स और बारोवर्स। यानी बारोवर्स का मतलब हाउस होल्ड और इन्वेस्टर का मतलब हो गया बारोवर्स का मतलब हो गया कि आपका प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टर का मतलब हो गया हाउस होल्ड। तो ध्यान रखिए इन दोनों को क्या करता है, लिंक या इंटरेक्ट कराने का काम जो है फाइनेंशियल मार्केट का होता है। इट प्रोवाइड्स प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन को करता है या प्राइस डिस्कवरी का काम जो है किसका होता है, वो फाइनेंशियल मार्केट का होता है। यानी ये जो है जो प्राइस डिटरमाइन होती है मैंने बताया वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज, कितना डिमांड हो रही कितना सप्लाई हो रही उसके ऊपर डिटरमाइन होता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डीलिंग फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट जितनी भी सिक्योरिटीज़ है फाइनेंशियल एसेट्स। फिर इंश्योर लिक्विडिटी
बाय प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टर्स टू सेल देयर फाइनेंशियल एसेट्स। यानी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टर्स है वो क्या करता है, अपने फाइनेंशियल एसेट्स को, सिक्योरिटीज़ को क्या कर सकता है, सेल करने का कर सकता है यहाँ पे। तो ध्यान रखिए यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन। तो ये रहा आपका पूरा, यानी मैंने बता दिया कि क्या है फाइनेंशियल सिस्टम, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बता दिया। फिर मैंने बता दिया कि जो है आपका कौन कौन से रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, आरबीआई के मैंने बता दिया, फिर मैंने आईआरडी के बारे में बता दिया, फिर सेबी के बारे में मैंने बता दिया, फिर नाबार्ड, इतने बहुत सारे रेगुलेटरी एजेंसी उनके बारे में मैंने बता दिया। फिर इसके बाद मैंने बता दिया कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या है, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है अल्पाइन क्लासेस के साथ जुड़िए, और यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स, बहुत सारे जो है मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। अल्पाइन क्लासेस का ऐप है, उसको डाउनलोड करिए, वहाँ से आपको बहुत सारी फ्री में चीज़ें मिल जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो कि पेड फॉर्म में भी है, तो वो नॉमिनल कॉस्ट पे है, आप उसको भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जुड़िए, यहाँ पे हमारी एक्सपर्ट की टीम है, आपको अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंस आपको जो है दिया जाएगा, आप जो है अच्छे नॉलेज और अच्छी चीज़ें जो है सीख के जाएंगे। तो यही मेरी आपसे बातें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है देखिए इन सारी चीज़ों को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।